मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको सेल साइकिल से रिलेटेड जो अलग-अलग इवेंट्स थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पूरी सेल साइकिल होती है, उसे हम 2 भागों में बाँट के पढ़ते हैं, इंटरफ़ेज़ और माइटोसिस फ़ेज़। यानी जब हम इंटरफ़ेज़ पढ़ते हैं, तो उसमें हमने 3 फ़ेजेज़ को पढ़ा था, G1, S, G2। जबकि जब हमने एम फ़ेज़ पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि जो एम फ़ेज़ होता है, उसे माइटोसिस फ़ेज़ के नाम से जानते हैं और माइटोसिस फ़ेज़ को भी हम 2 भागों में बाँट के पढ़ते हैं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। अगर मैं आपको बताऊं कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या अंतर है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जबकि साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल। जब मैंने आपको कैरियोकाइनेसिस बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें भी अलग-अलग स्टेप आते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फाइनली जब हम साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं, तो इसमें आपकी जो सेल होती है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जबकि जब हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस में जो अलग-अलग आपने स्टेप देखा, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद हम एक और फेज को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं कि G0 यानी जिसे G0 कहते हैं। इसमें अगर कोई सेल है, डिवाइड होने के बाद वो रेस्टिंग फेज में चली जाती है, यानी आगे वो डिवाइड नहीं करती, लेकिन बाकी के अपने सेल के प्रॉपर फंक्शन को करती रहती है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो भी स्टेप थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको 3D के माध्यम से ये बताऊंगा कि जो सेल साइकिल में अलग-अलग फेज़ है, उनमें कौन-कौन से इवेंट होते हैं और सेल में किस तरीके का चेंजेस आता है। मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा और साथ ही साथ 3D वीडियो भी आप देखेंगे तो उससे आसानी से आपको पूरा सेल डिवीजन समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सेल डिवीजन होता है उसे हम 3 भागों में बाँट के पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था असूत्री विभाजन, जिसे एमाइटोसिस कहते हैं। सेकंड आपका है समसूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस कहते हैं। थर्ड है आपका अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस कहते हैं। डिफरेंस क्या है तीनों में? अगर हम एमाइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं, यानी असूत्री विभाजन के बारे में, तो जनरली हम इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, अमीबा हुआ। जबकि जब हम समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं, तो समसूत्री विभाजन की खोज के बारे में भी पूछा जाता है। तो समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एक सेल होती है वो 2 भागों में डिवाइड होती है, मतलब एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है और हर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लें, तो ह्यूमन बीइंग्स के एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होगा, तो इससे बनने वाली जो 2 सेल हैं, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका 46 यानी सेम ही रहने वाला है। जबकि जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा जो समसूत्री विभाजन होता है वो सोमैटिक सेल यानी कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी हमारे पूरे शरीर में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री। जैसे कि घाव का भरना हुआ, ग्रोथ से रिलेटेड जो भी हमारे पूरे शरीर में डिवीजन होता है उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। जबकि जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन आपका सेक्स सेल यानी जनन कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन। जैसे आपने मेल में पढ़ा होगा स्पर्म का निर्माण और फीमेल में पढ़ा होगा ओवम का निर्माण। इस तरीके से जिस भी जीव में अगर आपके गैमेट यानी सेक्स सेल में अगर कोई डिवीजन होता है तो मियोसिस होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा मियोसिस जो डिवीजन है इसकी खोज जेबी फार्मर और मोरे ने किया था और उन्होंने बताया था कि एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और चारों कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है। तो चलिए अब मैं आपको सेल साइकिल के बारे में, मतलब जो भी आपको विवरण की ज़रूरत थी वो मैंने आपको दिया। अब मैं आपको सेल साइकिल में जो अलग अलग फेज़ है उसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा जब हम लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा था, तो सेल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज होती है और माइटोसिस फेज होती है। इंटरफेज में मैंने आपको बताया था 3 फेजेज होती हैं, जिसे G1, S और G2 कहते हैं। जब हम G1 को पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा G1 को हम ग्रोथ फेज कहते हैं और ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटरफेज होती है वो पूरे सेल साइकिल का आपके 95% का समय लेती है। अगर हम ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो एक सेल डिवाइड होने में 24 घंटे का समय लेती है। अलग अलग जो सेल होती हैं उनका डिवाइड करने का समय भी अलग अलग होता है। जैसे अगर ईस्ट सेल की बात करें तो ये 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है। हम पढ़े ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, तो जो ह्यूमन बीइंग्स होता है उसमें एक सेल डिवाइड होने में 24 घंटे यानी 24 आवर का समय लेती है। उसमें जो
उसमें भी जो 95% समय है, यानी लगभग 20 घंटे का जो समय है, वो केवल इंटरफेज में लगता है, यानी सेल को केवल तैयार होने में। याद रखिएगा कि सेल को केवल तैयार होने में 95% का टाइम लगता है और इंटरफेज में 3 फेजेज होती हैं, G1, S और G2। G1 का पूरा जो नाम है वो आपका है ग्रोथ फेज, और जो इसमें क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है, यानी सेल आगे डिवीज़न के लिए तैयार होती है। जो दूसरा फेज होता है उसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन होता है। जबकि जो आपका लास्ट वाला फेज है G2, जिसे हम गैप फेज या ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं, इसमें जो भी आपकी इनकम्प्लीट होता है इन दोनों फेजेज में, इसमें जो सेल होती है वो पूरी तरीके से प्रोटीन वगैरह का निर्माण कर लेती है, यानी अभी पूरी तरीके से डिवाइड होने के लिए तैयार होती है। फिर हम अगले फेज में जब चलते हैं आपके माइटोसिस फेज, तो इसे हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को भी हम अलग अलग स्टेप में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी इन अलग अलग फेजेज में पूरा जो न्यूक्लियस होगा वो 2 भागों में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कैरियोकाइनेसिस में पहला जो फेज है वो है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि जो भी मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका प्रोफेज है इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं काफ़ी कंडेंस्ड होते हैं, और जो सेंट्रोसोम होता है ये पोल की तरफ क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। जबकि जो दूसरा स्टेप होगा उसे हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो आपके मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, यानी मिडल में आकर के पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, और जब हम एनाफेज पढ़ते हैं तो जो आपके सेंट्रोसोम होता है उससे आपके धागे यानी तंतु निकलते हैं, एक क्रोमोसोम को पकड़ करके अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू करते हैं, जिससे जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और जो लास्ट वाला फेज है जिसे हम टीलोफेज कहते हैं, टीलोफेज में फाइनली जो एक केंद्रक था उसे 2 केंद्रक का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। यानी जो टीलोफेज था उसमें जो एक न्यूक्लियस था उसे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन फाइनली हो जाता है। यानी इन जो साइटोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज थे, इनसे मिल करके जो एक केंद्रक था वो 2 केंद्रक में क्या हुआ, विभाजित हो गया। अब अगला जो माइटोसिस में मैंने बताया था 2 फेज होता है, जैसे हम एक को तो कैरियोकाइनेसिस जिसे हम पढ़ चुके, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। जैसे ही केंद्रक का विभाजन हो जाता है, साइटोकाइनेसिस में आते ही जो एक सेल होती है वो 2 सेल में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, और अलग अलग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि जो सेल डिवीजन होता है किस तरीके से अलग अलग फेजेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं, और किस तरीके से अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रहता है या मुझे बताने में कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। अब मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।